गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी तक आपने पढ़ा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा था, लेकिन आज अपने पढ़ेंगे प्लाज्मा डेस्मेटा। अब प्लाज्मा डेस्मेटा होता क्या है? देखो बच्चों, प्लाज्मा डेस्मेटा प्लाज्मा डेस्मेटा प्लाज्मा डेस्मेटा होता है कि दो जो सेल होती है, पादप कोशिका होती है, दो या तीन या ज्यादा सेल्स होती है, उस सेल के बीच में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और उन रंध्रों के बीच में तंतु पाए जाते हैं और उन तंतुओं का समूह है, क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है। अब उनका क्या काम होता है, ये किस प्रकार से होती है, अभी एक चित्र की सहायता से अपने समझने की कोशिश करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की। जैसे ये सेल है, ये सेल है, इस प्रकार अपने सेल बनाते हैं ये सेल। इसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है इस प्रकार की। कोशिका, पादप कोशिका बना रहे हैं बच्चों। ये सेल, तो पादप कोशिका इस प्रकार की होती है। तो प्रत्येक सेल के बीच में ये छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं इन सेल के बीच के अंदर। इस सेल के बीच में क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे रंध्र पाए जाएंगे और इन रंध्रों के द्वारा ये एक सेल दूसरी सेल के संपर्क में रहती है। इस रंध्रों के द्वारा एक सेल दूसरी सेल के संपर्क में रहती है। तो इनके बीच में एक छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, छोटे छोटे डेस्मोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो डेस्मेटाब्यूल्स होता है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? डेस्मेटाब्यूल पाया जाएगा। डेस्मेटाब्यूल्स पाए जाते हैं या तंतु पाए जाते हैं। तो ये तंतु होते हैं, ये ईआर से जुड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। अब एक यदि इसकी संरचना का अलग से अपने अध्ययन करें तो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार। ये मान लो प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है बच्चों? प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। इनके बीच में एक छोटा तंतु पाया जाएगा। ये क्या होगा? तंतु होगा, तंतु या रेशक जिसे बोला जाता है। तो ये छोटा तंतु होता है, ये बाद में किससे जुड़ा रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार जो ये व्यवस्था बनी हुई होती है सेल के अंदर, ये प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल के बीच में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों के द्वारा ये सेल आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं। ये तंतु एक सेल से दूसरी सेल से जुड़े हुए होते हैं और इनका जो जाल होता है, इनका जो समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। अब इस प्लाज्मोडेस्मेटा के क्या क्या कार्य होते हैं, अब अपने पढ़ेंगे इन प्लाज्मोडेस्मेटा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला कार्य होता है अंतरा कोशिकीय संबंध स्थापित करना। कौन सा बच्चों? अंतरा कोशिकीय
अंतःकोशिकीय संबंध, सॉरी, अंतःकोशिकीय संबंध स्थापित करना। दो कोशिकाओं के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही किया जाता है बच्चों। अब अपना आता है दूसरा पॉइंट, चयनित पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना या चयनित पदार्थों का स्थानांतरण करना। चयनित पदार्थों का जो पदार्थ होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाते हैं, उन पदार्थों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 3 करेंगे, विभिन्न उद्दीपन से सेल को सचेत करना। तीसरा कौन सा हो गया? विभिन्न उद्दीपन से सेल को सचेत करना। किसी भी प्रकार का उद्दीपन होता है, किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है, वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना या सचेत करना किसके द्वारा किया जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही किया जाएगा। तो तीसरा काम हो गया विभिन्न उद्दीपन से सेल को सचेत करना। और चौथा है नई सेल वॉल के लिए पदार्थों का चयन करना। नई सेल वॉल, नई सेल वॉल का निर्माण करने के लिए पदार्थों का जो आदान प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा किया जाता है। तो ये चार जो मुख्य काम है वो किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। पहला, अंतःकोशिकीय संबंध स्थापित करना किसके द्वारा किया जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। दूसरा है चयनित पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करना या एक दूसरी सेल में भेजना, तो किसके द्वारा भेजा जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तीसरा, विभिन्न उद्दीपन से सेल को सचेत करना, तो विभिन्न प्रकार की जो सूचना होती है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर भेजने का काम कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। और तीसरी होती है नए सेल वॉल के लिए पदार्थों का चयन करना या एक सेल से दूसरी सेल में भेजना, ये भी किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा किया जाता है। तो आगे बात बच्चों समझ में। और प्लाज्मोडेस्माटा जो दो सेल के बीच में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं उसमें तंतुओं का समूह होता है जो प्राइमरी सेल के द्वारा बने होते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा। तो बच्चों ये तो हुई प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात। अब अपने आज एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? पोर्टर, क्लाडे और फूलम। पोर्टर, क्लाडे व फूलम। नाइनटीन 1945 में ये 3 वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1945 के अंदर सेल के अंदर एक संरचना को देखा। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक संरचना को देखा, इस प्रकार की संरचना थी। तो वो इस प्रकार की संरचना को देखा, तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस सबसे पहले इस संरचना को देखने का जो नाम है वो इन तीनों के नाम है। पोर्टर, क्लाडे और फूलम ने इन तीनों संरचनाओं को देखा था, लेकिन नामकरण किसने दिया था? पोर्टर ने दिया था। पोर्टर ने 1953 में। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामकरण किसने किया? तो किसने किया था? 1953 में पोर्टर ने किया था। एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपके सेक्शन ए के अंदर। आपके पेपर के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं ना, सेक्शन ए, बी, सी, तो ए के अंदर एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके अंदर
छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामकरण किसने किया था? पोर्टर ने किया था। अब देखने वाली बात यह है बच्चों कि जो पोर्टर ने नामकरण किया था, उन्होंने इस संरचना का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्यों रखा? कोई और का नाम नहीं रखा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 शब्दों से बनता है। पहला है एंडो, दूसरा है प्लाज्मिक और तीसरा है रेटिकुलम। तीन शब्दों से मिलकर बनता है। एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा। और रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका या ट्यूबुल्स। या नेटवर्क, या क्या होता है? नेटवर्क। तो जिस नेटवर्क, जिस नलिका के अंदर, जिस नेटवर्क के अंदर प्लाज्मा रहती है, उससे क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जिस ट्यूब्स के अंदर या नेटवर्क के अंदर प्लाज्मा रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो इसका नामकरण किसने किया? पोर्टर ने इसके हिसाब से किया था। नेक्स्ट अपने लेके चलते हैं बच्चों कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं? तो इसके कितने पार्ट होंगे? ईआर के 3 पार्ट होंगे, सिस्टर्नी, ट्यूबल्स और वेसिकल्स। एक तो होती है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूबुल्स और तीसरा पार्ट होता है उसका वेसिकल। वेसिकल्स 3 पार्ट होते हैं। तो सिस्टर्नी होती है बच्चों, इसको समझने के लिए अपने को एक चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे एक सेल के अंदर सबसे अंदर की तरफ क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या होगा? न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस 2 परतों से मिलकर बना होता है। कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 2 परतों से। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसे केंद्रकीय रंध्र भी कहा जाता है। अब ये जो ईआर होती है वो भी इस प्रकार से होती है। इस प्रकार तो बच्चों ऐसा होगा, आपने अभी देखा कि ये चित्र के अंदर सबसे पहले ये आप सिस्टर्नी को देखा कि सिस्टर्नी कहां से कहां तक होती है? केंद्रक से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जुड़ी हुई होती है। ये रफ प्रकृति की होती है। रफ प्रकृति का मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम के कारण ये किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का काम करती है। दूसरा आपने पढ़ा कि ट्यूबुल्स या नलिकाएं। नलिका क्या होती है? इसके अंदर लिपिड का निर्माण होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है, स्टीरॉइड बनते हैं
और इसका मुख्य काम होता है कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने का भी काम करती है। ये इसका काम हो गया। वेसिकल से सब पहले आपको मैं बता देता हूं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में नहीं पाई जाती है? तो किस में नहीं पाई जाएगी, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आप देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। दूसरा होता है अपने आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी के अंदर भी ईआर नहीं पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। तीसरा होता है इसके अंदर भ्रूण में, एम्ब्रियो के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। एक एग के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में नहीं पाई जाती है? किस में नहीं पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, आरबीसी में, भ्रूण में, एग में ये चीजें नहीं पाई जाती है। तो ठीक बच्चों, ये आपने अभी तक पढ़ा। कल से अपने वेसिकल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप भी घर पे पढ़ के आना ताकि ज्यादा आनंद आएगा, है? तो ठीक बच्चों, आज अपने यही टॉपिक समाप्त करते हैं।